नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर मालदीव के 3 मंत्री बुरे फंसे हैं। मालदीव सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी सीट बंटवारे पर इंडी गठबंधन के भीतर मचे हुए घमासान पर। क्या चाहती है कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की क्या है हसरतें, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। विपक्षी गठबंधन की सियासत की गांठें खोलने की कोशिश करेंगे। बात होगी पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला करने के आरोपी शेख शाहजहां को बचाने पर किस तरह घिर गई है तृणमूल कांग्रेस। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए किस तरह से अयोध्या में तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। साथ ही साथ बताएंगे मौसम का हाल और बात यह भी होगी कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगले 1 घंटे में होगा देश दुनिया की हर जरूरी खबर। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ संपन्न। पीएम ने अपने संबोधन में नौसेना के हालिया ऑपरेशन का किया जिक्र। कहा भारत के समुद्र तट से 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर सभी को संकट से निकाला गया। आदित्य L1 की सफलता पर प्रसन्नता की व्यक्त। कहा आदित्य L1 से वैज्ञानिक प्रयोग करने में होगी आसानी। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर बुरे फंसे मालदीव के मंत्री। मोहम्मद मुइज्जू सरकार से 3 मंत्री मरियम शिवना, मालशा और हसन जिहान किए गए निलंबित। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने से सख्ते में आई मालदीव की सरकार। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों ने पर्यटन से भारतीय द्वीपों पर घूमने की अपील की। सीट बंटवारे पर इंडी गठबंधन के भीतर ही घिरी कांग्रेस। बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में विपक्षी गुटों के बीच मचा घमासान। अपनी डफली अपने राग की राह पर है इंडी गठबंधन के नेता। भाजपा ने कहा इंडी गठबंधन के साथी मोदी हटाओ से ज्यादा कांग्रेस घटाओ की मानसिकता से घिरे। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां को बचाने पर भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक न होकर तानाशाह की भूमिका में। आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी एक्स पर आरोपी की फोटो साझा कर हमला किया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। पर्यटकों के आगमन के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना। पीएम मोदी सोमवार से 3 दिन के गुजरात दौरे पर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक में भी लेंगे हिस्सा। गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ करेंगे संवाद। बांग्लादेश में कम मतदान प्रतिशत के बीच 12वें राष्ट्रीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न। लगभग 40% वोट पड़े। हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण रहा मतदान। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा विश्वसनीय मित्र। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। तो सबसे पहले न्यूज नाइट में बात डीजीपी कॉन्फ्रेंस की जो जयपुर में आज संपन्न हुआ। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के उस अभियान की सराहना की जिसमें भारतीय नौसेना के इलीट मरीन कमांडोज ने शुक्रवार को एक सफल ऑपरेशन में एमवी लीला नॉरफॉक समुद्री जहाज को अपहरण से बचा लिया था। इस समुद्री जहाज में चालक दल के 21 सदस्यों में से 15 भारतीय थे। भारतीय नौसेना ने भी
2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के आदित्य L1 सैटेलाइट से धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंचने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह यह भारत और भारतीय वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। भारत की आदित्य L1 सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य तय पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जयपुर से जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इस 3 दिन का जो डीजीपीज़ कॉन्फ्रेंस रही, क्या कुछ खास रहा इसमें? किस तरह से विशेष रहा जयपुर का ये कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ क्या कुछ विशेष रहा प्रधानमंत्री का संबोधन? देखिए निखिल, अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कई मायनों में खास था, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर टेक्निकल अपग्रेडेशन के ऊपर खास तौर से जोर दिया गया और ये कहा गया कि सब इंस्पेक्टर लेवल से डीजी लेवल तक टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और उसके अलावा जो अलग अलग एजेंसीज हैं हमारी, उनको ये हिदायत दी गई कि आप अपना इंटेल इन्फो शेयर करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और नक्सलिज्म, ये तमाम इश्यूज थे जिन पर फोकस किया गया। और ये इस बात पे सहमति बनी कि जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, अलग अलग स्टेट्स के डीजीज और आईजीज हैं, वो अपना इंटेल शेयर करेंगे। और क्योंकि होता क्या है कि ये कंपटीशन हो जाता है कि हम आपसे आगे हैं और इस चक्कर के अंदर कई बार इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई बार अच्छी चीज नहीं है। तो जब कंबाइंड आप एफर्ट होगा तो जाहिर सी बात है पूरे देश को इसमें फायदा होगा। प्रधानमंत्री 2 दिन तक इसमें मौजूद रहे और प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने एक नया ऊर्जा का संचार किया। और प्रधानमंत्री ने 1-on-1 मीटिंग करी है डीजीज के साथ, और जो डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चीफ्स के साथ भी प्रधानमंत्री ने बातचीत करी, 1-on-1 मीटिंग करी। तो ये जो 3 दिन का जो मंथन था वो इस बात पे फोकस कर रहा था कि किस तरह से हम अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अपने आप को कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे रख सकते हैं, खासतौर से देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। जी, निश्चित तौर पर। इसके साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे जो 3 नए कानून की थी, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी चर्चा थी कि उस पर भी विशेष बातचीत हो सकती है, वो तो उसके विषय में आप जानकारी दे ही। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा वो किन मायनों में खास रहा, किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं जो नए 3 क्रिमिनल लॉज जो पार्लियामेंट में पास हुए
और उसमें हमने एक एरा को छोड़ के भारतीय एरा में हमने कदम रखा और जो भारतीय संहिता का नाम उसमें जुड़ा, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये जो चेंज ओवर रहा वो सिर्फ नामों का परिवर्तन नहीं रहा, ये जो नए लॉज हैं ये विक्टिम सेंट्रिक है कि अगर कोई आदमी विक्टिम है तो उसको किस तरह से इसमें फायदा पहुंच सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अक्यूज्ड हैं और 10 साल तक आपका ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है या ट्रायल कोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाता। तो ये तमाम चेंजेस इसलिए किए गए ताकि जो विक्टिम है वो उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने बात की कि किस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और डीडी न्यूज में मैं और आप निखिल, हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि चंद्रयान की सफलता के बाद अब हम सूरज भी फतेह करने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ क्लब में, स्पेशल क्लब में जाके खड़ा हो गया है। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये पूरी कॉन्फ्रेंस ही अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, चाहे वो देश की सुरक्षा से ही संबंधित क्यों ना हो। जी जी, निश्चित तौर पर। और ये बेहद महत्वपूर्ण थी जयपुर में जिस तरह से 3 दिन का ये सम्मेलन हुआ। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विशाल वरिष्ठो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार ने अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के युवा मंत्रालय में कार्यरत मरियम शिवना और मालशा शरीफ को पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद निलंबन का सामना करना पड़ा। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स में शिवना, शरीफ और युवा मंत्रालय के एक अन्य उप मंत्री महजूम माहिद के निलंबन की पुष्टि की गई है। तो 3 उप मंत्रियों का निलंबन किया मालदीव की सरकार ने। और इससे पहले मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने भी इस मामले को मालदीव प्रशासन के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने बयान जारी करके कहा कि वो विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। बयान में कहा गया है कि ये जो राय दी गई है ये व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मालदीव सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ही देश के उन तमाम नेताओं को नसीहत दी जो पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे। नशीद ने मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम शिवना द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा घटिया थी। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है। वहीं मालदीव के एक मंत्री का पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी भारतीयों को नागवार गुजरी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। पीएम मोदी ने भी देशवासियों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। और पीएम के लक्षद्वीप घूमने की अपील पर मालदीव के मंत्रियों ने विवादित पोस्ट किए, जिसके बाद देश भर के प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके विरोध में अपनी आवाज मुखर की। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी रद्द की गई हवाई यात्रा और होटल बुकिंग्स का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया है। इसके अलावा बाइकॉट मालदीव्स भी भारत में एक्स पर ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद सख्ते में आई मालदीव की सरकार ने ये कदम उठाया है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि लक्षद्वीप में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लक्षद्वीप दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा कि केरल से लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी है, लेकिन बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के प्रयास किए जा रहे हैं। लक्षद्वीप ऐसा एक प्रांत है, टूरिज्म दृष्टिकोण से पोटेंशियल है और समुंदर के साथ जितने भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पोर्ट भी है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे तरीके से भारत सरकार के द्वारा उनके नेतृत्व में काम हो रहे। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है।
एक ही मुद्दा है, ठीक तरीके से एयरपोर्ट हो, उसके लिए भी भारत सरकार अच्छे उधर एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयास करे। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करें। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स ट्रेंड करने के बाद कई लोगों ने इसके समर्थन में अपने पोस्ट शेयर किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लोगों को भारतीय द्वीपों को घूमने की सलाह दी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय द्वीपों में अंडमान और निकोबार, गोवा और लक्षद्वीप में पर्यटन की अपार संभावनाओं का जिक्र किया। उन्होंने अपने देश के सभी युवाओं, यात्रा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे पहले अपने देश की जगहों को देखें, अपनी भूमि की सुंदरता और विविध संस्कृति को देखें, समझें और विविध व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप की यात्रा ने भारत के बहुत सारे लोगों को अवगत कराया है कि भारत में जहां एक तरफ काशी जैसी प्राचीन नगरी है, वहीं दूसरी तरफ एकदम साफ सुंदर समुद्र तट भी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्षद्वीप यात्रा की, उससे देश दुनिया सबको परिचित कराया कि भारत में कितने सुंदर स्थल हैं और जो समुद्र के किनारे जिन लोगों को जाने का शौक है, बीच पर चलने का शौक है, उस सब के लिए भी बहुत सारे स्थान भारत में हैं। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए तो भारतीयों को अपने देश के विषय में ज्ञान भी होना चाहिए और भारत की पहचान भी होनी चाहिए और भारत के जितने यात्रा स्थल है वहाँ यात्रा भी करनी चाहिए। और बात कर लेते हैं विपक्ष के इंडी गठबंधन की सियासत की, जिसके बीच सीट शेयरिंग को लेकर भारी उलझन के बीच रविवार से कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे पर सहयोगी दलों से चर्चा शुरू की है। लेकिन बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में विपक्षी गुटों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर उथल पुथल मची हुई है। सीटों के बंटवारे पर पेंच बुरी तरह से फंसा हुआ है। कुल मिलाकर कांग्रेस अपने सहयोगियों की चुनौतियों से घिर गई है। गठबंधन की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कांग्रेस अपनी ही बिसात पर मात खाती नजर आ रही है। कांग्रेस चाहती है कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ मोल भाव कर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। रविवार को पार्टी ने इंडी गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर मशविरा शुरू करते हुए आरजेडी के प्रतिनिधि मनोज झा से बातचीत की, लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस को ज्यादा कुछ हासिल होता नजर नहीं आया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फिर से वही रिवायती बयान दोहरा दिया कि विभिन्न दलों के साथ कांग्रेस की बैठक और बातचीत जारी रहेगी। ये चलती रहेंगी विभिन्न दलों के साथ, जहां जहां जो उनकी सुविधा अनुसार वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम लोग उसको शेड्यूल कर रहे हैं अपनी बैठक को। एक समीक्षा कर रहे हैं कि किस आधार पर सीटों का वितरण होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पर, किन उसूलों पर हमें आपस में समझौता करना है, उस पर विस्तार से बात की है। इंडी गठबंधन के गठन के वक्त तय किया गया था कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश में गठबंधन में सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन नए साल में बातचीत तो शुरू हुई, पर कांग्रेस को इससे कोई बढ़त या नफा होता नहीं दिखा। उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को अधिक सीटें देने को लेकर क्षेत्रीय दल असहज नजर आने लगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी से करीब 40 सीटें मांग सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 से 12 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस यूपी में बसपा को भी गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है, तो अखिलेश का भी मान मनोवर कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं इंडिया गठबंधन के एक बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं और जो समन्वय समिति है वो इस पर निर्णय ले रही है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, कांग्रेस को भी खुशी होगी कि वो इस मुद्दे को समन्वय समिति के माध्यम से जल्द सुलझाकर और सभी घटकों को के लिए जो निर्णय होना है जल्दी ले लें, ताकि उतना ज्यादा समय हमको मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ गठबंधन पर तो मुहर लगा रहे हैं, लेकिन वे यूपी में बसपा को अपने गठबंधन से दूर रखना चाहते हैं। उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की यूपी में जारी पैंतरेबाजी पर बसपा का रुख स्पष्ट है।
बसपा के सांसद मलूक नागर का साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी मायावती से माफी मांगे तो गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। मलूक कांग्रेस की स्थिति पर चुटकी लेते नजर आए। उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे। तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, सारे विधायक तोड़ करके ले गए, डांका डाल के ले गए, चोरी करके ले गए, छीना झपट्टा मार करके ले गए, उनको माफी मांग लें और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर कर दें, तो मेरे हिसाब से कुमारी बहन मायावती जी माफ कर सकती हैं। और वहीं इंडी गठबंधन में मची उथल पुथल पर भाजपा भी कूद पड़ी है। पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्वार्थी और मोदी विरोधी गठबंधन का एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी को रोकें, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या, वो तो पीएम के दावेदार हैं, वहाँ ममता जी हैं, वहाँ राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके, और कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन 2 महीना के लिए इन लोग की नौटंकी चलने दीजिए तो चलने दीजिए, देश देखने दीजिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। कांग्रेस की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में उसका क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन हो, लेकिन पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। ये और बात है कि सोमवार को सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेताओं की आम आदमी पार्टी नेताओं से बैठक होनी है, लेकिन साफ है कि इंडी गठबंधन में शामिल सियासी दलों की आपसी चुनौतियां ही इस गठबंधन के भविष्य और औचित्य पर सवाल खड़े कर रही हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। तो विपक्षी गठबंधन के सामने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी चुनौती है, क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी डिमांड्स है। कांग्रेस खुद को ड्राइविंग सीट पर रखना चाहती है, तो कहा जाए कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत।
24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज हमारी चर्चा का विषय जो विपक्षी गठबंधन है उसकी सियासत से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विशेष है विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे पर घमासान। विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे पर घमासान, ये आज की हमारी चर्चा का विषय है, क्योंकि बड़ी चुनौती विपक्ष के गठबंधन को सामना करनी पड़ रही है सीट के बंटवारे पर। जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस है वो आपस में इसको लेकर उलझे हुए हैं, आखिर किसको कितनी सीटें किस राज्य में मिलनी चाहिए। तो विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे पर घमासान, ये आज की हमारी चर्चा का विषय है, ये विशेष है हमारा। अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें हम। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। शाजिया जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। डॉक्टर अजय उपाध्याय बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ एसके दुबे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी बहुत स्वागत है आपका। अगर डॉक्टर उपाध्याय, अगर आपके साथ में शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह से किस करवट बैठेगा ऊंट, क्योंकि हर राज्य में, चाहे वो पश्चिम बंगाल में आप अधीर रंजन चौधरी की वाणी और ममता बनर्जी की जो रस्साकशी है उसको देख लीजिए, चाहे फिर आप बिहार में चले आइए या फिर अभी आपके साथी जुड़े भी हुए हैं साथ में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ में जिस तरह का जो रार मचा हुआ है, किस तरह से ये आपको लगता है कि ये गठबंधन जो है सीट शेयरिंग कैसे कामयाब हो पाएगी? निखिल जी, पहले तो घोर आपत्ति है जो आपका ब्यूरो रिपोर्ट जो आपने दिखाया है और जिस तरह से देश के सबसे मजबूत गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ जो चीजें आप प्रदर्शित राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, या आपका विवेक जो भी हो, पर मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है किसी भी स्थिति में। यदि यही बात है तो एक दिन डिबेट जरूर होना चाहिए। किस बात पर आपत्ति है आपको? किस बात पर आपत्ति है? आपने जो रिपोर्ट दिखाई है और रिपोर्ट के माध्यम से जिस तरह से पूरे गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का अलायंस और इन पे चर्चा करते हुए जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का लगातार, क्या मतभेद नहीं है? मैं दरअसल सवाल भी वही है। सुनिए एंकर महोदय, मैं आपकी बात को मैं उसी को मैं रख रहा हूँ। निखिल जी, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। जी, आपको शायद आपत्ति ना हो, डीडी न्यूज में रहने पर आपत्ति नहीं होगी, दूसरी जगह आएंगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम से कम अपनी बात जो है, क्योंकि ये सभी को पता है। देखिए, अब आपने शुरुआत करने से पहले, अपनी बात करने से पहले ये बात आप आपत्तियों लेकर के आ गए, तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे लोग जानते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आप ही के नेताओं के स्टेटमेंट्स अभी पढ़कर सुना दूंगा, तो वो उसी आधार पर रिपोर्ट बनी है। सुना जाए, बीच में फिर बाद में आगे बात भी होगी। उस रिपोर्ट को जिन लोगों ने भी सुना होगा, वो एक पक्षीय रिपोर्ट सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को कटघरे में खड़ा करने का जो एजेंडा इस देश में चल रहा है भाजपा के द्वारा, उसी एजेंडे को परोसने का काम जो है डीडी आपको ऐसा लग रहा है। चलिए, आपके अपने व्यूज हैं। हमारी सहमति इंडिया गठबंधन जो है आपसी विचार विमर्श के साथ प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के तहत जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, सहमति बनाने का वो प्रयास कर रही है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि दिखावे का 38 गठबंधन का 38 दलों का एनडी गठबंधन हो गया, एनडीए का। आज तक एक मीटिंग सिर्फ फोटो सेशन हुआ, आज तक कोई चर्चा नहीं हुई हो तो आप कभी इस परिदृश्य में ला दीजिएगा। मैं भी सुनना चाहूंगा कि कितनी बार मीटिंग हुई है, कितनी बार चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग की भी चर्चा हो गई। यानी आपको लगता है कि जब तक चर्चा होकर सिर्फ उठौल ना हो तब तक आप उसको चर्चा नहीं मानते? बहरहाल इसका जवाब शाजिया इल्मी देंगी। इसका जवाब शाजिया इल्मी देंगी। जी, जवाब देंगी हो, पर मेरी जवाब सुन ले। जहां तक आपसी बातचीत का मामला है, यदि राजनीतिक सिस्टम में, तांत्रिक व्यवस्था में यदि बातचीत को भी आप कहते हैं कि ये सिर्फ उठौल है, तो यहाँ भी जो बातचीत हो रही है इसको भी आप सिर्फ उठौल ही कह दीजिएगा। संवाद को ही आप सिरे से नकारते हैं। ठीक है। अजय जी, उस संवाद को इसलिए सिर्फ उठौल कहा जा रहा है। कहा क्यों जा रहा है मैं आपको बताऊं। आपने सबसे पहले रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। वो आपको पता है कि 2-3 मिनट में बहुत सारी चीजें आ नहीं सकती, वरना तो आपको और भी बुरा लगता। अब जो कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप उनके साथ में लड़े हुए हैं। ये वो कह रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री कहानी सुना रहे हैं कि एक थी कांग्रेस
और आप कह रहे हैं कि ये जो है आपसी चर्चा और विमर्श हो रहा है। राजनीति में इसी तरह का विमर्श होता है। फिलहाल मैं शाजिया इल्मी के पास जाऊंगा, आपके इस सवाल के साथ शाजिया इल्मी के साथ जाऊंगा, आपके सवाल के साथ। ठीक है, ठीक है, जो हो रहा है वो तो जनता देखेगी ना, आप अभी उस पर मत जाइए, टॉपिक हमारा है। शाजिया इल्मी जी, क्या यही राजनीति का विमर्श है? क्या जब गठबंधन दलों की बैठक होती है तो इसी तरह के बयानबाजियां होती हैं? आपने इतने नाराज हैं, देखिए अपनी नाराजगी आप निकालिए ना सब नेताओं पर, अपने नेताओं पर निकालिए, अखिलेश जी पे निकालिए, अरविंद केजरीवाल पे निकालिए, उदयगिरी पे निकालिए, कुणाल घोष टीएमसी पे निकालिए। आप सारा गुस्सा अपना डीडी पर या किसी एक एंकर पर क्यों निकाल रहे हैं? भी जो आपका गुस्सा है वाजिब है, जो आप इतने परेशान हाल नजर आ रहे हैं भाई साहब, लेकिन संवाद और प्रतिवाद की तो नई परिभाषा देख रहे हो। अखिलेश जी कह रहे हैं ये बेईमान पार्टी है, कह रहे हैं भैया पहले सीट शेयरिंग की बात करो साफ साफ, फिर बात करना बड़ी बड़ी गठबंधन की। कुणाल घोष क्या कह रहे हैं सब जानते हैं, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं टीएमसी के बारे में ये भी सब जानते हैं। अब मायावती क्या ताकीद और नसीहत दे रही हैं अखिलेश जी को, ये भी सब जानते हैं। भगवंत मान क्या कह रहे हैं, एक थी कांग्रेस। मतलब ये इस संवाद का कैसे इसका वर्णन कैसे किया जाए? जो कहा जा रहा है वही उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। अब आपको बड़ी तकलीफ है, अब आपकी जो नाराजगी है वो अपने ही लोगों से है, तो उसका गुस्सा कहीं और क्यों आप निकाल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि आपके फरिश्तों को खबर नहीं है, आप लोगों का आपस में खबर नहीं है कौन किसके साथ है कि नहीं है तो कितनी सीटें हैं, और है तो क्यों है और क्यों नहीं है। मतलब इतने सवालात आप लोग के बीच में है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका जिक्र ही ना हो, उसकी रिपोर्टिंग ही ना हो। तो आपके नेता क्यों बयान दे रहे हैं ऐसे? आप बताइए, क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट है, फलाना ये दलाल है, फलाना वो चिरकुट है, फलानी पार्टी ये बेईमान है? आप बताइए क्यों कहा जा रहा है ये? क्यों मायावती याद दिला रही है मुलायम सिंह जी की बात को, जो आशीर्वाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिया था, मोदी जी को, उसकी याद क्यों दिला रही है अखिलेश यादव को? आप बताइए इस बात को। किस तरह के बयानात आ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, किस तरह के बयानात आ रहे हैं केरल में एलडीएफ और यूडीएफ को लेकर, किस तरह के बयानात आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लेकर। दरअसल शाजिया जी, उन्हीं बयानों के आधार पर कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी अखबार, कोई भी जो वो है, वो उसी आधार पर जो है रिपोर्ट करता है जो आपके नेता बयान देते हैं। तो अजय जी, उसमें बहुत नाराज होने की बात नहीं है। मैं अपने तीसरे साथी एसके दुबे के पास जाता हूं, आपके पास आऊंगा। एसके दुबे जी बहुत देर से शांतपूर्वक इस पूरी वार्ता को सुन रहे हैं। एसके दुबे जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कहा गया है, दो टूक अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले जो है वो गठबंधन की सीटें तय कर ले, वरना न्याय यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। तो किस तरह का ये गठबंधन है? साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान दिला दें कि कांग्रेस कह रही है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मायावती के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। नहीं, देखिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है उसमें निश्चित तौर पर एकदम क्लियर संदेश है कि अगर हम सीट शेयरिंग का मामला इजीली सॉल्व कर देते हैं तो हमारे जो कुछ तो ठीक है, हमारे फिक्स हैं कि ये तो लड़ेंगे ही, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट हैं उन्हें एक मौका मिलेगा काम करने का, लोगों के बीच में जाने का, अपनी बात रखने का। तो अगर इसमें कांग्रेस डिले करती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि भाई पहले आप यात्रा तो ठीक है आप निकालिए, यात्रा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यात्रा आप निकालिए, लेकिन यात्रा से पहले अगर सीट शेयरिंग का मामला सॉल्व हो जाता है, और नॉट ओनली मतलब अपने हेलो जी बोलिए आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है दुबे जी। तो अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे स्टेट में, तो मेरा मानना तो ऐसा है कि सारे पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कांग्रेस मिलकर दूसरी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ करना चाहती है, तो एक टाइम मिले भाई। अभी टाइम कितना रह गया? ठीक है, ये दो टूक बात आपके नेता ने बिल्कुल कह दी है, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि मायावती के साथ भी बातचीत चल रही कांग्रेस की। नहीं, देखिए, अभी एक चीज आप याद रखिए, पिछला अगर गठबंधन देखिए तो मायावती को हमसे बेनिफिट मिला, ठीक है ना? नहीं, अब तो आप उनको गठबंधन में नहीं चाहते, आप लोगों ने साफ तौर पर शुरुआत में कहा, और कांग्रेस उनसे बात कर रही है, फिर ये कह रहे हैं कि ये वार्ता और विमर्श हो रहा है।
देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारी तैयारी 80 की 80 है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम ठीक है, 80 की 80 लड़ेंगे। ठीक है अजय उपाध्याय जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखें। ठीक है, आपकी बात रजिस्टर हो गई है। एसके दुबे जी, अजय उपाध्याय जी 80 की 80 सीटों पर वो तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, और आप मायावती से भी बातचीत कर रहे हैं, आप मायावती से भी बातचीत कर रहे हैं, सपा से भी बातचीत कर रहे हैं। नहीं, सभी पार्टियां जो है अपने हिसाब से अपनी तैयारी करती है। हम लोग भी हर राज्यों में हमारा संगठन है, संगठन के हिसाब से सभी सीटों के लिए आज ही हमने एक लिस्ट जारी की है हर लोकसभा वाइज। पर एक बात है, ये मानना पड़ेगा निखिल जी कि डीडी न्यूज को की व्यवस्था देखिए कि डीडी न्यूज को डिफेंड करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता को आगे आना पड़ता है। अब इसको जिस भी तरह से आप मतलब निकाल लें, इसको जिस भी तरफ से मतलब निकाल लें। देखिए अगर अब ये कहा जाए कि सही को सही कहा गया, अगर इसको सही को सही कहा गया तो वो आप कह दिए डिफेंड करने के लिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात में। लेकिन आप भी सोचिए कि ये सारी रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है। चलिए जो विषय है कम से कम मैं तो यही समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं अजय जी मुझे लग रहा है जो विषय है आप उस पर देखा जाए तो पूरे इतनी देर तक आप बोले हैं। सुनिए अजय जी सुनिए, तो अजय जी सुनिए, ये दर्शक देश का देख रहा है। ठीक है अजय जी वो तो देख ही रहा है, वो तो दर्शक देख ही रहा है, वो हमको भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है, दर्शक तो देख ही रहा है। मैं ये जो कह सुनिए रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं रिश्ता तो छोड़िए, हमारी चर्चा का विषय। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ अजय जी आप 1 मिनट सुनिए पहले मेरी बात। अजय जी मेरी बात सुनिए, अजय जी इस तरह से नहीं चलेगा, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए, ये बाकी जो जनता जो इसको देख रही है, जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो भी देख रहे हैं कि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप उससे भाग रहे हैं, और अब रिश्ता क्या कहलाता है, ये क्या हो रहा है, आप रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपकी बारी जो है वो अब खत्म हुई। आपसे कहा गया, आपसे सीधा सवाल किया गया था। 10 सेकंड में अभी भी आपको दूंगा। अजय जी सुनिए, मैं 10-15 सेकंड अभी भी आपको दूंगा कि बसपा से भी आप बात कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं, प्रवक्ता उनके बैठे हैं, वो 2 टूक कह रहे हैं 80 सीटों पर तैयार हैं। कहां है आपका गठबंधन? कहां है कौन सा गठबंधन जिसमें आप गठबंधन से बाहर की सीटों से पार्टियों से बात कर रहे हैं? जितने सवाल आपने किए हैं, जरा एक सवाल महंगाई और बेरोजगारी पर इस वाह, प्रकार से बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद जब है जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आप जवाब मत दीजिए। चलिए आप मैं समझ गया, मैं भी समझ गया, जनता भी समझ गई कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उत्तर नहीं है आपके पास, तो आप दूसरे विषय पर जाएंगे। मैं शाजिया इल्मी के पास जाऊंगा। शाजिया इल्मी, ये किस तरह का गठबंधन है कि जहां पर अजय जी अब आपकी बारी समाप्त हुई। इस तरह से हाईजैक नहीं कर सकते, इस तरह से हाईजैक नहीं कर सकते। मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा आपका ऑडियो आउट करें, आपका ऑडियो आउट करें, आपका इस तरह से नहीं आपका ऑडियो आउट करें। आपका समय समाप्त हो गया, आपका समय समाप्त हो गया जब आपको समय दिया गया। जी आप सारे चैनल देखिए। अजय जी शायद इसी चैनल पर आए हैं, शायद अगर किसी और चैनल पे होते जो वो दूरदर्शन का भी नहीं होता तो यही बातों का जिक्र हो रहा है। सब अखबारों में ये खबरें हैं, और ये बयान कहां से आ रहे हैं? ये विपक्ष के नेता ही दे रहे हैं। ये बयानात जो आए हैं वो अखिलेश यादव ने दिए हैं, जो इनके पार्टनर हैं या संभावित पार्टनर हैं अलायंस के। ये सारे बयानात उनके यहाँ से आ रहे हैं। जो बयान आया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से, जो एक तरह से इनको परेशान करने वाला है, वो कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। अब आप देखिए क्या हुआ है अब जेडीयू में क्या हुआ है। आप भी इस बात को जानते हैं कि निखिल जी खुद नीतीश जी खुद चाहते हैं कि वो पीएम उम्मीदवार हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस पर जवाब देने के आप एंकर को रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, तो सारे रिश्ते क्या कहलाते हैं, बिल्कुल। वो जनता है वो देख रही है। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूं उससे पहले। जी शाजिया जी, उससे चलते किसानी बिल्ली वाली हालत हो रही है आपकी। जी बिल्कुल। और चलते चलते मैं कुछ स्टेटमेंट्स अजय जी की जानकारी के लिए कह दूं, जो वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स किस तरह से बन रही हैं। मैं उस पर भी बोलूंगी, लेकिन मुझसे बताया गया था खास तौर पर कि ये टॉपिक है और इसीलिए मैं इस टॉपिक पर बोल रही हूँ। जी बिल्कुल। अखिलेश यादव ने 2 टूक कहा, यात्रा से पहले कांग्रेस सीट शेयरिंग तय कर ले। अकेले टीएमसी बंगाल में बीजेपी से लड़ेगी, शेष देश में गठबंधन होगा, ये ममता बनर्जी का कहना है।
अजय जी, आपके अधीर रंजन चौधरी का कहना है ममता बनर्जी ने बंगाल में गठबंधन की संभावना को खत्म कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि माएं अपने बच्चों को सबसे शॉर्ट स्टोरी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस, और उस पर पलटवार भी आपके संदीप दीक्षित ने कहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सभी 13 सीटों पर अकेला लड़ेंगे। आरजेडी और जेडीयू के बीच मतभेद और जो टॉपल डाउन की जो खबरें थी वो सभी को पता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये विमर्श हो रहा है। अगर इस तरह का विमर्श है तो ठीक है, ये जनता इस पूरे डिबेट को देख रही है, वो तय करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, शाजिया अलमी आपका, अजय उपाध्याय जी आपका और एसके दुबे जी आपका, बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल में लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा गहरा गया है। ईडी की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर बीजेपी आक्रामक मुद्रा में है, तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था का शिकार अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर बीजेपी आक्रामक मुद्रा में है। भाजपा टी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट पर एक फोटो साझा करते हुए लिखा कि ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के भरोसेमंद गुर्गों में से एक शेख शाहजहां के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। वे अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर उस राशन घोटाले के वांछित हैं जिसमें बंगाल में सबसे गरीब लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति 1 दशक से अधिक समय तक खुले बाजार में बेची गई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंधों की जांच करने का आदेश दिया है। लेकिन संदेश खाली का डॉन होने का दावा करने वाला शाहजहां फरार है। ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, ये ममता बनर्जी और उनके संरक्षण के बिना संभव नहीं था। अपराधियों को बचाने का ममता का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर तानाशाह की भूमिका में हैं। पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है, ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल चिंता व्यक्त की। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगातार अपने ही सहयोगी दल तृणमूल के खिलाफ हमला कर रहे हैं। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक अप करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो
सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई? ईडी सीबीआई को घुसने की हिम्मत है क्या? पश्चिम बंगाल में बदहाल कानून व्यवस्था का शिकार अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी होने लगे हैं। राज्य के मुर्शिदाबाद में रविवार को तृणमूल नेता सत्येंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोपहर दिन दहाड़े बहरामपुर के चलटिया इलाके में उनके घर के पास भाकुड़ी दिशा से 3 युवक आए और सत्येंद्र चौधरी पर कई राउंड फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल सत्येंद्र चौधरी को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको यहां से लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो प्रभु की नगरी अयोध्या में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, तो आगंतुकों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना होने पाए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। राम की नगरी में कार्यक्रम के सफल आयोजन को अंजाम देने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी संबंध में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर मार्ग की तैयारी, मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप, वर्षा, इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनोपी बनाई गई है उस कैनोपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा, तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसटीएफ को इसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। ये जो सुरक्षा का कार्य है वो समस्त उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एसटीएफ भी उसका एक हिस्सा है और एसटीएफ की टीम अब अयोध्या में स्थापित हो गई है। तो लगातार जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसको डीजीएलओ द्वारा मॉनिटर किया जाता है और इसमें पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस इस कार्य में लगी हुई है। 22 जनवरी को बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन के लिए हवाई अड्डे पर भी उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसमें उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के ही मैंने मुलाकात की थी, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर है। उस दिन बहुत सारे जहाज, बहुत सारे जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं वो आने वाले हैं, उसको लेकर के ही बस मुलाकात थी, समीक्षा बैठक, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी उड़ानें होंगी और उम्मीद है कि अहमदाबाद से और आकाशा एयर ने भी हमसे संपर्क किया है। अयोध्या शहर और अयोध्या कैंट में मार्गों के चौड़ीकरण के बाद हो रहे सौंदर्यीकरण में राम मंदिर तक 25 स्थानों पर यात्री बस स्टॉप बनाए गए हैं। इन सभी यात्री बस स्टॉप्स को भगवान श्री राम और हनुमान जी से संबंधित स्टिकर लगाकर आकर्षक बनाया जा रहा है। इससे पूरे माहौल को राममय बनाया जा सकेगा। विनल ग्राफिक्स प्रिंट करके लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ न्यू बस स्टॉप बने हैं अयोध्या में, सारे बस स्टॉप पे लगाया जा रहा है। काफ़ी सुंदरता के लिए लगाया जा रहा है। ये सारे बस स्टॉप पे लगेंगे हमारे अयोध्या धाम में। भगवान श्री राम की प्रतिमा लग रही है, श्री बजरंगबली जी का लग रहा है।
सारे राम के रिलेटेड सारे प्रतिमाएं लगी जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी खुशी में इसमें भाग लेने वाले सभी मेहमानों और भक्तों को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाया जाने वाला प्रसिद्ध प्रसाद श्रीवारी लड्डू खिलाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने घोषणा की है कि वो राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान 1 लाख श्रीवारी लड्डू प्रसादम वितरित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में प्रमुख व्यापारी नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आज समावेशी विकास और सतत विकास के लिए पेशेवर जुड़ाव, ज्ञान साझा करने और रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंच में से एक बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये थी वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट की बात। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया, टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात मौसम की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं, जबकि
कई विमानों के उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। कई राज्यों में भीषण ठंड के बीच राज्य सरकारों ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। और खबर बांग्लादेश से, जहां 12वें राष्ट्रीय चुनाव के लिए मतदान रविवार देर शाम समाप्त हो गया। चुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। मतदान के दौरान हिंसा की कुछ घटनाएं भी हुई, लेकिन आमतौर पर चुनाव शांतिपूर्ण रहा। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद देश भर में मतदान केंद्रों पर गिनती जारी है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल ने बताया है कि चुनाव में लगभग 40% वोट डाले गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने चटगांव 16 निर्वाचन क्षेत्र के लिए बांग्लादेश आवामी लीग के नामांकित उम्मीदवार मुस्तफिजुर रहमान चौधरी की उम्मीदवारी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के पालन न करने के कारण रद्द कर दी। मुस्तफिजुर रहमान चौधरी ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को धमकी भी दी थी। चुनाव में शहरी इलाकों में मतदान कम रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक रही। बांग्लादेश में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में 8 उम्मीदवारों ने वोट में धांधली और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अब तक चुनाव का बहिष्कार किया। 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर वो अपने गठबंधन के साझेदारियों के साथ मैदान में है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग 2009 से ही सत्ता में है। संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी जेपी ने इस चुनाव में 265 उम्मीदवारों के साथ नामांकन किया था, लेकिन जातीय पार्टी के लगभग 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन बाद में वापस ले लिया। वहीं चुनाव में वोटों की गिनती के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश संबंधों की सराहना की है। India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथ में रहेगी। रोहित के अलावा शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार को टीम में जगह दी गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा। तो न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन से देश की पहली हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम और विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे पर जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास के लिए वे समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को लंदन, यूनाइटेड किंगडम की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी रवाना होगा, जिसमें DRDO, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बेंगलुरु में ICAR के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों, विद्यार्थियों व वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया और किसान सुविधा काउंटर का शुभारंभ भी किया। गुजरात में आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए।
भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हरकुलस विमान को लैंड करवाया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा कर जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में आगामी द्विवार्षिक चुनावों में सिक्किम की एक सीट के लिए दोरजी शेरिंग लेप्चा को उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।